ब्रेकअप हो जाता है तो हम उसमें टूट जाते हैं और फिर ऐसा लगता है कि यार अब क्या करें, तो उसमें हमें खुद को कॉन्फिडेंट रखना चाहिए और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। इमोशंस पे तो किसी का कंट्रोल ही नहीं होता। कई लोग जो डिप्रेशन में हैं, जो कहते हैं मैं डिप्रेशन में हूँ, उन्हीं के घर में शादी हो रही है। बिल्कुल। और शादी हो रही है तो सारे गेस्ट आ रहे हैं, उनके सामने तो वो स्माइल कर रहे हैं। बस ये है कि जब आप जानबूझ के चूज नहीं करते तो अनजाने में आप नेगेटिव इमोशन को चूज कर बैठते। तो सर इमोशनली स्ट्रांग कैसे बनाया जाए? तो बच्चा जब पैदा हुआ ना तो उसने सारी पॉजिटिव ट्रेट्स लेके पैदा हुआ। उसने भूलना सीख लिया, फॉरगिवनेस सीख लिया, उसने चीजों को अपने दिल पे लेना छोड़ दिया। तो बचपन से बच्चा भी प्रैक्टिस करने लगता है। तुमने मेरे लिए मेरे हिसाब से खाना नहीं बनाया, अब मैं खाना नहीं खाऊंगा। बड़ों को देख देख के चेंज करता है और फिर वो प्रैक्टिस करने लगता है। सर एक होता है कि फेलियर, आज एग्जाम में फेल हो जाते हैं। मुंबई में कई सारे लोग जाते हैं एक्टर बनने, डांसिंग के लिए, कितने सारे लोग जाते हैं और हर रोज वो फेल हो जाते हैं और उसके बाद खुद को बिल्ड कैसे करना है। प्रॉब्लम है कि उद्देश्य गलत है लोगों का। उद्देश्य क्या है? मुझे फेमस होना है। लोग सेल्फ अवेयर नहीं है, इसीलिए वो फेल होते हैं। और जब वो फेल होते हैं वो चीजों को ब्लेम करते हैं, मेरे साथ बेकार हो गया, ये हो गया, वैसा हो गया, मुझे चीट कर लिया। जब भी हम कुछ स्टार्ट करते हैं हमेशा हमारे अंदर एक डर होता है, एक फियर होता है, इवन स्टेज फियर होता है जी। और या फिर हम पहली बार कैमरे के सामने आते तो फियर होता है। तो उस फियर को कैसे कम करें? इतना कॉन्फिडेंस से बोलूंगा और उसके बाद मैं दूसरी लाइन बोलूंगा, दोस्तों मेरे को तो बहुत डर लग रहा है, आप लोग मेरे लिए एक बार जोर से तालियां बजा दीजिए ताकि मेरा डर चला जाए। कि जब तक आपको बहुत ज्यादा नहीं पता या आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया तब तक आप फेक करें कॉन्फिडेंस को, तब तक आप जो भी बोले वो थोड़ा रिहर्स करके बोले। एक लीडर के जैसे 5 साइन क्या हो सकते हैं कि अगर मुझे ऐसे एक बेटर लीडर बनना है तो ऐसे में अंदर अपने 5 कौन से साइन हो जिसको मैं बिल्ड करके एक बेटर लीडर बन सकती हूँ? पार्ट हो गया पर्सनैलिटी। दूसरा पार्ट हो गया एन एबिलिटी टू वर्क फॉर पीपल। एक लीडर लोगों के लिए काम करना चाहिए। तीसरा, एक लीडर के अंदर एक छोटी सी ट्रेट होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी। वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखे, वो ज़्यादा से ज़्यादा जाने, अच्छा ये आदमी दुखी है क्यों है। चौथा ट्रेट जो बहुत इंपॉर्टेंट है लीडर्स का, वो है कम्युनिकेशन स्किल। एंड द लास्ट थिंग विच आई विल से इज स्पिरिचुअलिटी। एक लीडर में स्पिरिचुअलिटी अगर है, ग्राउंडेड रहेगा वो, तो बहुत अच्छे काम कर पाएगा और बहुत आगे जा पाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम पॉडकास्टर, जहां बात होती है उन लोगों से जो लोगों को मोटिवेट करते हैं और आपको गाइड करते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। मैं सपना चौबे, एक ही यंगस्टर, अपने सपनों को लेकर इस सफ़र पर निकल चुकी है और आपको हेल्प करना चाहती है इस पॉडकास्ट के ज़रिए ताकि आप अपने सपनों को साकार कर सकें। सो आज मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाली हूँ जिन्होंने यूट्यूब की दुनिया से कई लोगों को हेल्प किया है, यूट्यूब चैनल से कई लोगों को गाइड किया है कि वो खुद को कैसे मोटिवेट रखे, सेल्फ कॉन्फिडेंट कैसे बढ़ाए और अपने लाइफ में ग्रो कैसे करें। एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग बिजनेस कोच हैं ये, जो अपने मोटिवेशन से, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से लोगों को गाइड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को कोच BSR जी के साथ। भूपिंदर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप खुद को इतना सेल्फ मोटिवेटेड रखते हैं, तो आज के जो युवा हैं, आज के जो यंगस्टर हैं, वो हर बार डीमोटिवेट हो जाते हैं और ये जो डीमोटिवेशन आता है वो हर एक चीज़ में है, हर एक फील्ड में है। तो आप उनको कैसे कहेंगे कि उसमें भी खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखना, ये कहना उनको कितना सच होगा? मैं आपको ये कहूँगा कि देखिए, कुछ चीज़ें होती है जो कि आपके पास ऑप्शन होते हैं और कुछ चीज़ें होती है कि जहाँ ऑप्शन नहीं होते हैं। बिल्कुल। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मोटिवेटेड रहना ये ऑप्शन है या ये ज़रूरत है? ज़रूरत है सर। ये तो ज़रूरत है ना। बिल्कुल। लोग कहते हैं नहीं हमारे पास ऑप्शन है कि हम मोटिवेटेड रहें या हम डीमोटिवेटेड रहें। कोई भी चैलेंज आता है तुरंत डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। मैं कहता हूँ कैसे हुए डीमोटिवेटेड? नहीं सर, वो अपने आप हो जाते हैं। अपने आप नहीं होते, आप चुनते हो। बिल्कुल। बोलते हैं नहीं सर, हम नहीं चुनते। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मान लो कोई बहुत ताकतवर आदमी है और उसने आपको डरा दिया, धमका दिया और आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, या आप ऑफिस में हैं, आपके बॉस पे बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसने आपकी छुट्टी कैंसिल कर दी। बिल्कुल। क्या आप उस पे जाके चिल्लाते हैं? नहीं। लेकिन घर वालों ने वैसा ही कुछ किया तो आप चिल्ला देते हैं। बिल्कुल। तो आप कहते हो नहीं मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता। उस समय कैसे कंट्रोल किया? बॉस के सामने कैसे किया? बिल्कुल। पब्लिक के सामने कैसे किया? राइट। तो यू हैव फुल कंट्रोल ऑन योर इमोशंस। तो बस मैं इतना ही करता हूँ कि जिंदगी में जब भी लो कॉन्फिडेंस आता है मैं कहता हूँ नहीं, आई डोंट चूज टू बी इन द लो कॉन्फिडेंस स्टेट। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं लो एनर्जी स्टेट को चूज ही नहीं कर रहा। आई डोंट वांट टू चूज इट। कोई बात नहीं, लॉस हो गया, प्रॉब्लम हो गई, चैलेंजेस हो गए, ब्रेकअप्स हो गए, ये हो गए, लाइफ के सारे लफड़े हो गए, आई चूज टू स्टे हैप्पी, मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड एंड प्रोडक्टिव। ये चॉइस है सपना, इट इज अ चॉइस, लाइफ इज अ चॉइस। बिल्कुल।
तो जितने भी यंगस्टर्स हैं मैं उन सबको यही कहूँगा, चूज योर लाइफ इन द राइट वे। आपका ब्रेकअप हो गया, आप कॉलेज में हैं और आपका ब्रेकअप हो गया, नाउ एट दैट मोमेंट आप फील कर रहे हैं अरे यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो इतना प्यार किया, इतना समय दिया, इतना सब कुछ किया, ये हुआ और अब मेरे साथ ऐसा हो गया। रहो, रोते रहो, रोने से क्या होने वाला है, जिसको जाना था वो तो चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब रो के क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। उसकी जगह कॉन्फिडेंस में आ जाओ और एक ज़बरदस्त इंस्पायरिंग लाइन मैं हमेशा कहता हूँ, कोई हमें ठुकरा दे हमें इसका गम नहीं, बड़े बदनसीब हैं वो जिसकी किस्मत में हम नहीं। इतना इंस्पायरिंग होके वो बात करो, इतना इंस्पायरिंग होके, और जितना आप इंस्पायर्ड रहोगे, जितने आपके इंस्पायर्ड एक्शंस होंगे, उतना ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाओगे एंड यू विल बी एबल टू रियली फोकस ऑन प्रोडक्टिव थिंग्स एंड राइट थिंग्स। अगर आप गलत नहीं हो, अगर आपने कुछ बहुत गलत काम नहीं किया है, छोटी मोटी गलतियां आपसे हुआ होगा, अगर आप ऐसे इंसान हो जिसने सब कुछ सही करने की कोशिश की फिर भी सिचुएशन ऐसी रही जिसके कारण किसी आदमी ने आपको गलत समझ लिया, ऑलराइट, लर्न टू फॉरगिव योरसेल्फ। आपने कोई क्राइम नहीं किया है, बिल्कुल, है ना? तो आप अपने आप को इतनी बड़ी सजा मत दो कि यार मैं गिल्टी हूँ, मैं दोषी हूँ। तो कई बार लोग कहते हैं यार मेरे कारण ऐसा हुआ है, ये परिस्थितियां थी, अब हो गया ना, बिल्कुल। अब कैन यू चेंज इट? नो। सो व्हाट कैन यू डू? कैन यू चेंज एनीथिंग इन द फ्यूचर? प्रोबेबली नॉट। लेकिन कैन यू चेंज योरसेल्फ राइट नाउ? यस, बिल्कुल बिल्कुल। बस इतना ही है। सर अभी आपने कहा कि जब ब्रेकअप हो जाता है तो हम उसमें टूट जाते हैं और फिर ऐसा लगता है कि यार अब क्या करें, तो उसमें हमें खुद को कॉन्फिडेंट रखना चाहिए और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। बट इमोशंस पे तो किसी का कंट्रोल ही नहीं होता। किसने कहा? यही तो बिलीफ गलत है, मेरा कंट्रोल नहीं है इमोशंस पे। किसने कहा? अच्छा, मैं आपको बोलता हूँ, कई लोग जो डिप्रेशन में हैं, जो कहते हैं मैं डिप्रेशन में हूँ, उन्हीं के घर में शादी हो रही है, बिल्कुल, और शादी हो रही है तो सारे गेस्ट आ रहे हैं, उनके सामने तो वो स्माइल कर रहे हैं। राइट राइट राइट। हाउ डिड दे स्माइल? अच्छा, जब वो सारे गेस्ट नहीं है सामने तो वो कमरे में जाके बैठ जाते हैं, अरे मेरा तो डिप्रेस्ड हूँ मैं तो। लेकिन शादी वाले लोग आते, मेहमान आते हैं, अरे आइए आइए, अरे बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। मैंने देखा अक्सर जो लोग डिप्रेशन में होते हैं वो भी स्माइल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाउ डिड दे स्माइल? दे चोज टू स्माइल। उन्होंने चूज किया। तो कहते हैं कि यू आर चूजिंग योर इमोशंस। एग्जैक्टली। बस ये है कि जब आप जानबूझ के चूज नहीं करते तो अनजाने में आप नेगेटिव इमोशन को चूज कर बैठते हैं। बिल्कुल। तो आपको अपने आप को ट्रेन करना होगा कि जब भी कोई भी लाइफ में कोई चैलेंज आए तो आप जानबूझ के सोच समझ के अपने इमोशंस को चूज करें। बिल्कुल। जैसे मेरे साथ भी होता है, कभी कभी कोई लॉस हो गया, घर में बैठे हैं, दुखी हैं थोड़े से, अचानक से समझ में आता है अरे यार व्हाट एम आई डूइंग, क्या कर क्या रहा हूँ मैं? Exactly. Do I really want to live sad? No. Do I want to look sad? No. Upset? No. Can I change anything by just doing this? क्या मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ अपनी लाइफ में? नहीं। तो भूपेंद्र गेट अप। तो अपने ऑडियंसेस को क्या सिखाता है, तो सबके सामने क्या बोलता है, तो कहता है चेंज हैपन्स इन अ मोमेंट। तो मिनटों में अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हो, मिनटों में हाई एनर्जी में जा सकते हो, तो मिनटों में फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हो। बदल दे अपनी फ्रीक्वेंसी और बस अंदर से आवाज़ आती है और बदल जाती है फ्रीक्वेंसी। तो सर इमोशनली स्ट्रांग कैसे बनाया जाए? बाय प्रैक्टिसिंग। जैसे आपने बचपन से आज तक वीक इमोशंस की प्रैक्टिस की होती है। जैसे एक बच्चा होता है, जब छोटा है, पैदा हुआ, बहुत हंसता है, बहुत खेलता है, बहुत एंजॉय करता है, चोट भी लग गई, रोता है, थोड़ी देर बाद वापस हंसता है, किसी बच्चे से दूसरे बच्चे से लड़ता है, थोड़ी देर बाद उसी के पास जाके खेलता है, भूल जाता है। ऑलराइट। तो बच्चा जब पैदा हुआ ना, तो उसने सारी पॉजिटिव ट्रेट्स लेके पैदा हुआ। राइट। उसने भूलना सीख लिया, फॉरगिवनेस सीख लिया, उसने चीज़ों को अपने दिल पे लेना छोड़ दिया। धीरे धीरे वो देखता है मम्मी भी दिल पे ले रही है, पापा भी दिल पे ले रहे हैं, दादाजी भी दिल पे ले रहे हैं, दादी जी भी दिल पे ले रहे हैं, नाना जी नानी जी, सबको देखता है। वो आसपास के सब लोग गुस्सा हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं। बच्चा धीरे धीरे कहता है अच्छा दिस इज द राइट वे टू लिव, मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ। तो बचपन से बच्चा भी प्रैक्टिस करने लगता है। अच्छा, तुमने मेरे लिए मेरे हिसाब से खाना नहीं बनाया, अब मैं खाना नहीं खाऊंगा। तुमने मुझे चॉकलेट नहीं ला के दी, मैं नहीं खाऊंगा। धीरे धीरे बच्चा अपनी हैबिट्स को बड़ों को देख देख के चेंज करता है और फिर वो प्रैक्टिस करने लगता है। अरे पैसों का लॉस हुआ, पापा 3 दिन उदास थे। बच्चा उदास नहीं था, लेकिन बच्चे ने देखा शायद उदास होना ही सही चीज़ है, क्योंकि घर में सभी लोग साइलेंट है, तो मैं भी खेल नहीं सकता। तो बच्चा भी उदास होना सीख गया। अब बच्चे ने प्रैक्टिस करना सीख लिया। कहते हैं आपने अपने इमोशंस को इतने साल प्रैक्टिस किया, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट लॉस होते ही आप उदास हो जाते हो, चैलेंजेस आते ही आप दिक्कत में आ जाते हो, चिंता करने लग जाते हो। उसी को हम लोगों ने क्या अलग प्रैक्टिस कर ली है। मैं 27 ईयर्स की एज तक मेरे चेहरे पे स्माइल नहीं आती थी, मैं बहुत उदास सा रहता था, लॉन्ग फेस रहता था, नेगेटिव रहता था, इमोशनलेस था, एक्सप्रेशनलेस था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ तब ना कि मेरे अच्छे टीचर्स मिले, उन्होंने कहा सेलिब्रेट लाइफ, कम ऑन, सेलिब्रेशन इज़ द की ऑफ लाइफ। ज़िंदगी को उत्साह की तरह मनाओ, उत्सव की तरह मनाओ।
और मैं तो फिर सेलिब्रेट करने लगा, लोगों ने मुझे सेलिब्रेशन का किंग कहना शुरू किया, मज़ा आने लगा, बाहर जहाँ जाता वहाँ पे मैं मस्ती करता, एंड धीरे 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 एक आदत हो गई, बुरा कुछ भी हुआ सेलिब्रेट। आज ज़िंदगी में कुछ भी बुरा होता है मैं कहता हूँ हाउ वंडरफुल। क्यों? क्योंकि कुछ भी बुरा हुआ उससे 1000 गुना ज़्यादा बुरा किसी और के साथ हो रहा है, भगवान मेरे साथ थोड़ा सा ही बुरा किया। बिल्कुल बिल्कुल। सो दिस इज हाउ यू चेंज योर इमोशंस। इस तरह की छोटी छोटी ट्रेनिंग, वातावरण, राइट चीज़ें पढ़ना, किसको सुनते हो, कैसे लोगों को सुनते हो। आप ऑर्डिनरी लोगों को सुनोगे वो तो कहेंगे हाँ इसके साथ बुरा हुआ, ये तो उदास ही होगा, बल्कि आपके साथ कुछ गलत हुआ ना तो पास वाले लोग आके अरे बहुत बुरा हुआ। ऐसे लोगों के साथ ही नहीं उठना बैठना है, ऐसे लोगों को सुनना ही नहीं है, रजिस्टर ही नहीं करना है ऐसे लोगों की बातें। मैं कहता हूँ क्या बुरा हुआ? कोई कहता है यार आपका तो आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ। मैंने कहा क्या बुरा हुआ? आपको कैसे पता बुरा ही है? राइट। आप अंतर्यामी हो, आप भविष्यवक्ता हो। क्योंकि मेरे जीवन में जब मेरी टीम छोड़ के गई थी 2013 में, तब मुझे लगा बहुत बुरा हुआ, लेकिन आज मैं देखता हूँ तो उसी के कारण मैं बिजनेस कोच बना। 2018 में जब मेरे को फाइनेंशियल सिचुएशन हुई, उस समय मैंने जो डिसीजन लिए उसी के बेस पे आज मैं जो कर रहा हूँ कर पा रहा हूँ। तो आपको कैसे पता कि ये बुरा हुआ है? हाउ डू यू नो दैट ये बुरा हुआ है? हाउ डू यू नो कि वो ब्रेकअप बुरा है या वो फेलियर एग्जाम में बुरा है? राइट सर। क्या पता आप एग्जाम में फेल हुए, मेरा एक दोस्त एग्जाम में फेल हो गया और वो 12वीं क्लास के बाद फेल होने के बाद वो पेट्रोल पंप पे जॉब करने लग गया। ओके। और हम सारे दोस्त पढ़ के जॉब लगते तब तक तो उसने लाखों रुपया कमाना शुरू कर दिया, उसने घर बनवा लिया, कार खरीद ली, और आज वो अच्छा बिजनेसमैन है, सेटल्ड है और किसी तरह कोई टेंशन नहीं है। ग्रेट। और कई सारे लोग जिन्होंने पूरी पढ़ाई की, बहुत अच्छे नंबर आए, नौकरियां लगे, फिर आज तक अनसेटल्ड है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे पता कि वो फेलियर बुरा था? उसके लिए तो अच्छा हो गया। राइट। तो न एग्जाम में फेल होना बुरा है, ना ही ब्रेकअप्स बुरे हैं, ना ही किसी भी चीज़ में कोई गलती हो जाना बुरा है। बिल्कुल। बुरा क्या है? उस गलती को मान के ऐसा सोच लेना कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं गिल्ट में चले जाना, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाना, बहुत नेगेटिव हो जाना, ये बुरा है। ग्रेट। आप फेल हो गए, आप उसको अब ठीक है मैं फेल हो गया, अब मुझे क्या करना है? आगे पढ़ाई करनी है। हाँ, तो अगली बार इससे मैं क्या लेसन सीखता हूँ? मैं इससे लेसन सीखता हूँ कि आई विल गेट बेटर नाउ। तो बस आप बेटर होने का आपने सीख लिया, आप बेटर हो गए, आपने वो चीज़ें सीखी जो आपको सीखनी है। फेलियर से सीखिए, ब्रेकअप से सीखिए, चैलेंजेस से सीखिए, एग्ज़ाम में मार्क्स कमाए, उस सिचुएशन से सीख के अगले साल उसे बदलने की कोशिश कीजिए, ना कि डिप्रेस होकर बैठ गए, नेगेटिव होकर बैठ गए, गिल्ट में चले गए। तो आई थिंक यू कैन लर्न फ्रॉम द फेलियर्स एंड मूव अहेड। सर आपने कहा कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो जी। तो उससे क्वेश्चन मुझे ये आ रहा है कि अगर हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल कहते हैं इमोशंस बहुत सारे होते हैं, सैडनेस होना और खुशी होना, गुस्सा होना, तो अगर हम इन सारे इमोशंस पे कंट्रोल कर लेंगे तो माइंड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कंट्रोल करने को कौन कह रहा है? ट्रेन करने को कह रहे हैं। ट्रेन करने को कह रहा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी बीमार व्यक्ति को देखते हो तो क्या होता है आपके लाइफ में? बहुत आपको ऐसा लगता होगा हाँ। किसी को कैंसर है और वो तड़प रहा है, मरने वाला है, तो आपको, लेकिन डॉक्टर्स ने अपने इमोशंस को ट्रेन कर लिया है कि अरे रोज देखना है ना। कोई छोटा बच्चा है, किसी का पड़ोसी का बच्चा आ गया और उसने कुछ गंदगी कर दी तो अचानक से सबके मुंह बिगड़ जाते हैं, लेकिन माँ अपने बच्चे को देखती है और उसने गंदगी कर दी तो कहती है अरे कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल है। सो वी कैन ट्रेन आवर इमोशंस, वी कैन डायरेक्ट आवर इमोशंस। हम नहीं कहते कि कंट्रोल ही करना है, गुस्सा आ रहा है तो पूरा कंट्रोल कर रहा है, रोना आ रहा है तो मत रो, नहीं, मैं कहता हूँ रो, गुस्सा भी करो, लेकिन गुस्सा कंट्रोल्ड वे में करो। कंट्रोल्ड वे में यानी डायरेक्शन वे में, अपने आप से उस समय होश पूर्वक गुस्सा करो। मैं सपना पे गुस्सा हुआ, उससे मुझे क्या हेल्प होने वाली है? क्या मेरा और सपना का रिलेशन बेटर होने वाला है? क्या ज़िंदगी में कभी दूसरे लोगों के सामने मेरी इमेज बेटर होने वाली है? नहीं होने वाली। मत करो गुस्सा। okay, मतलब सोच समझ के करना है। सोच समझ के। अच्छा, हर बार घर परिवारों में नहीं भी होता है, कभी कभी सोच समझ के। तो उस केस में आपसे गुस्सा हो गए, कोई बात नहीं, उस समय आप गुस्सा हो गए, 2 घंटे बाद थोड़ा गुस्सा शांत हुआ, जाओ सॉरी बोल दो। ठीक है, ठीक है। गुस्से के टाइम पे आदमी कहता है नहीं सर उस समय मैं गुस्से में हूँ, उस समय तो नहीं सोच सकता। कोई बात नहीं, गुस्से में नहीं सोच सकते, गुस्से के बाद तो सोच सकते हो। नहीं मैं सॉरी नहीं बोलूँगा, अरे क्यों अकड़ के रह रहा है? रिश्ता टूट जाएगा भाई, क्यों अकड़ के रह रहा है? जिंदगी खत्म हो जाएगी। राइट। तो क्या पता वो आदमी सामने जो है बैठा है वो खत्म हो जाए। सो अकड़ के नहीं रहना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सर, आपने ये वाला जो पॉइंट एक्सप्लेन किया, इट इज़ रियली हेल्पफुल। सर एक होता है कि फेलियर, आज एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं,
कई लोग अभी जैसे कि मैं मुंबई से हूँ, मुंबई में कई सारे लोग जाते हैं एक्टर बनने, डांसिंग के लिए, कितने सारे लोग जाते हैं और हर रोज़ वो फेल हो जाते हैं। तो उसको एक्सेप्ट कैसे करें और उसके बाद खुद को बिल्ड कैसे करना है? पहली बात, क्यों गए आप डांसर बनने? प्रॉब्लम है कि उद्देश्य गलत है लोगों का। उद्देश्य क्या है? मुझे फेमस होना है, मुझे ज़्यादा पैसे कमाने, मुझे फेमस होना है। अरे कैसे कमा लोगे आप बिना आपने कभी चेक किया है कि मैं बेटर एक्टर हूँ या नहीं हूँ, मैं बेटर मॉडल हूँ या नहीं हूँ? आपको ये नहीं पता। लोग सेल्फ अवेयर नहीं है, इसीलिए वो फेल होते हैं। और जब वो फेल होते हैं वो चीज़ों को ब्लेम करते हैं, मेरे साथ बेकार हो गया, ये हो गया, वैसा हो गया, मुझे चीट कर लिया। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि पहले अपने आप को जाने, हु यू आर, व्हाट इज़ योर ट्रू स्ट्रेंथ। जैसे मैं जब I was around 24-25 योर एज, जब मैं आपकी एज में था तो मुझे भी लगता था फेमस होना है। तो मैं गया पुणे, जब मैं पुणे गया जॉब कर रहा था, मैंने कहा जॉब के साथ साथ क्या करें, चलो जिम में जाके 6 पैक्स बनाते हैं। मैं 15 दिन गया, मेरे को रियलाइज़ हुआ यार इट्स वेरी बोरिंग, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरी स्ट्रेंथ नहीं है ये। फिर मैं गया, मैंने गिटार विटार सीखने की कोशिश की। मैंने कहा यार मैं भी गिटार विटार बजाऊंगा, हज़ारों लोग सुनेंगे और फिर बड़ा मज़ा आएगा, मैं फेमस हो जाऊंगा। मैंने 15-20 दिन, 1 महीना सीखा और उसके बाद मुझे लगा नहीं यार, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। जब मैं पब्लिक स्पीकिंग सीखने गया तो मुझे लगा वाओ, दिस इज़ अमेजिंग, आई लव दिस, इसके अंदर मैं चल सकता हूँ बहुत आगे, क्योंकि ये मेरी पर्सनैलिटी को मैच करती हुई चीज़ थी। मेरी पर्सनैलिटी में मैं सिर्फ गाना बजाऊँ और लोग सुने और वाहवाही करें, मुझे लगेगा मैं देश के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये पर्सनैलिटी, क्योंकि इस पर्सनैलिटी में देशभक्ति भी है, इस पर्सनैलिटी में स्वामी भक्ति भी है, इसमें मैं कहूँगा कि अध्यात्म भी है, और मैं बचपन से ज़मीन से जुड़ा हुआ भी हूँ। हम राजपूत परिवारों के संस्कार एक अलग संस्कार हैं, किसी और का संस्कार अलग है। तो मेरे जो सारे संस्कारों, सारी पर्सनैलिटी के बारे में मैं अवेयर था। उस पर्सनैलिटी से मैच करती हुई चीज़ मिली, रिजल्ट्स। तो मैं कहूँगा कि आप बॉलीवुड की तरफ क्यों जा रहे हैं सिर्फ ग्लैमर देख के? मैं जब ट्रेनर भी बनने आया था तो मैंने 1 साल वैलिडेट किया कि कहीं ऐसा तो नहीं है मैं किसी ट्रेनर से इन्फ्लुएंस हो गया और इसलिए मैं ट्रेनर बनना चाह रहा हूँ। राइट, मैंने वैलिडेट किया इस चीज़ को, मैंने वैलिडेट किया कि नहीं ये मेरा पैशन है, मेरा ट्रू पैशन है, मैं किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हूँ। कैसे वैलिडेट किया? वैलिडेट करने का मतलब है कि जॉब के साथ साथ मैंने एज ए फ्री सेशन दिए, किसी कॉलेज में जाके दिए, और मैंने देखा कि क्या ये मेरे अंदर बिना पैसा मिले भी कंटिन्यू डिज़ायर बनी हुई है। क्या मैं इसमें हर रोज़ पढ़ रहा हूँ? क्या मैं इसमें हर रोज़ देख रहा हूँ, हर रोज़ सीख रहा हूँ, हर रोज़ बेटर बन रहा हूँ? हर रोज़ मेरा पैशन बढ़ रहा है या कम हो रहा है? डिफ़िकल्टीज आ रही है तो मेरा पैशन बढ़ रहा है या कम हो रहा है? जब ये सारी चीज़ें मैंने वैलिडेट की तो मेरे को समझ में आया, डिफ़िकल्टी में भी बढ़ रहा था। जब मेरे को असाइनमेंट नहीं मिल रहे थे तो मैं और ज़्यादा भाग रहा था। जब मैं स्टेज पर खड़ा होता था तो मेरे को और ज़्यादा मज़ा आता था। मैं जब लोगों की ज़िंदगी चेंज कर रहा था तो लोग जब आके फीडबैक दे रहे थे तो अच्छा लग रहा था, पढ़ना अच्छा लग रहा था, सीखना अच्छा लग रहा था, जाना अच्छा लग रहा था, हर वक्त एक्साइटमेंट था। तो मेरे को समझ में आ गया यार दिस इज़ माई कॉलिंग। 1 साल के बाद मैंने डिसाइड किया मैं जॉब छोड़ूंगा। 1 साल जॉब के साथ साथ किया, 1 साल के बाद जॉब छोड़ दिया। ओके सर, जब भी हम कुछ स्टार्ट करते हैं हमेशा हमारे अंदर एक डर होता है, एक फियर होता है, इवन स्टेज फियर होता है, और या फिर हम पहली बार कैमरे के सामने आते तो फियर होता है। तो उस फियर को कैसे कम करें? फेक इट टिल यू मेक इट। कहते हैं कि आज मेरे को हो सकता है कैमरे का फियर है किसी को, है ना, तो क्या करो, कैमरे के सामने जाओ, अपने माइंड को तैयार करो और बोलो कि मैं नज़र से नज़र मिला के, चाहे मुझे कितना भी डर लग रहा है, मैं 4 सेंटेंस पॉजिटिव बोलूँगा। हाय एवरीवन, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह राठौड़ है और मैं आप सभी के सामने लेके आया हूँ द BSR शो। अब इतना रट लो और इसको 10-20 बार रिहर्स कर लो, और जब इस कैमरे के सामने बैठो तो इस लाइन को इतना कॉन्फिडेंटली बोलो। अंदर डर लग रहा है, सब कुछ है, लेकिन कॉन्फिडेंटली बोलो। जब स्टेज पे जाओ आपको डर लग रहा है तो सीधा जाओ और ये रिहर्सल कर लो पीछे कि मैं कुछ भी हो, कितना भी डर लगे, मैं शांति से अपने आप को कंट्रोल करूंगा, जल्दबाजी नहीं करूंगा, और मैं स्टेज पे जाके जोर से दहाड़ के साथ बोलूंगा गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, और इतना कॉन्फिडेंस से बोलूंगा। और उसके बाद मैं दूसरी लाइन बोलूंगा, दोस्तों मेरे को तो बहुत डर लग रहा है, आप लोग मेरे लिए एक बार जोर से तालियां बजा दीजिए ताकि मेरा डर चला जाए। बस ऐसे छोटे छोटे नुस्खे कि जब तक आपको बहुत ज़्यादा नहीं पता या आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया तब तक आप फेक करें कॉन्फिडेंस को।
ओके। राइट, तब तक आप जो भी बोले वो थोड़ा रिहर्स करके बोले। राइट, मैं तो कहता हूँ आज की डेट में सब कुछ कैमरे के सामने रिहर्स करें। जो अच्छा लगा ठीक है, जो नहीं अच्छा लगा वो एडिट कर दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जितना एडिट करेंगे उतना अच्छा है, और धीरे धीरे आपको कुछ कमेंट्स मिलेंगे, कुछ व्यूज मिलेंगे, एंड थिंग्स विल बेटर। राइट सर, आपने इतने सारे लीडर्स क्रिएट किए हैं, इवन मैं भी एक बेटर अगर लीडर बन पाई हूँ, जहाँ तक मैं बन पाई हूँ, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके वीडियोस से इंस्पायर होकर। और मैं आपको बहुत फॉलो करती थी और मैंने आपके बहुत वीडियोस देखे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से मेरे अंदर वो आया है। तो एक बेटर लीडर होता कौन है? हर वो इंसान जो अपनी जिम्मेदारी समझता है, जो जिम्मेदारी लेना चाहता है और जिम्मेदारी को एंड तक निभाना चाहता है, मुझे लगता है वो एक बेटर लीडर हो सकता है। हर वो इंसान जो दूसरों की भावनाओं को समझता है, दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता रखता है और उसके हिसाब से अपने बिहेवियर को फ्लेक्सिबल बनाता है, वो एक अच्छा लीडर हो सकता है। और हर वो इंसान जिसके पास एक बहुत बड़ा पर्पस होता है, विजन होता है, लीडरशिप क्यों करें, लोगों को कहाँ ले जाना है, अपने से ज़्यादा वो दूसरों की तरक्की के बारे में, अपनी कंपनी की तरक्की के बारे में, देश की तरक्की के बारे में सोचे, वो एक अच्छा लीडर हो सकता है। ओके सर, एक लीडर के जैसे 5 साइन क्या हो सकते हैं कि अगर मुझे ऐसे एक बेटर लीडर बनना है, तो ऐसे में अंदर अपने 5 कौन से साइन हो जिसको मैं बिल्ड करके एक बेटर लीडर बन सकती हूँ? पहला तो आपकी पर्सनैलिटी में एक ज़बरदस्त क्या कहते हैं ग्रेविटी होनी चाहिए। ओके। पर्सनैलिटी का ग्रेविटी का मतलब है, इट डजंट मीन कि आप कितने अच्छे दिखते हो। आप अगर बहुत अच्छे दिखते हो तो बहुत बढ़िया है, ये आपका प्लस है। लेकिन भगवान ने मान लो किसी को अच्छा लुक्स नहीं दिया है उस लेवल पे, या अच्छी हाइट नहीं दी है, या मोटा कोई है बहुत, या पतला कोई है, तो मैं कहूँगा पर्सनैलिटी मतलब हाउ यू थिंक, हाउ यू बिहेव, how you eat, how you protect your people. So आपकी personality is all about your internal personality, thinking, risk taking, ये सब। तो सबसे पहले तो अपने अंदर वो सारे ट्रेट जगाएं कि जितने भी पावरफुल लीडर्स हैं वो क्या क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं रिस्क लो, तो आप भी रिस्क लो। तो ये पहला पार्ट हो गया पर्सनैलिटी। दूसरा पार्ट हो गया an ability to work for people. You know, लीडर इज नॉट द पर्सन। कई लोग कहते हैं अरे मैं लीडर बन गया, अब मैं कुर्सी पे बैठ गया, अब यहाँ भ्रष्टाचार करूंगा, अब मैं लोगों को यूज करूंगा, अब मेरा काम होना चाहिए, ये लेके आओ, ये करो, ये करो। एक लीडर लोगों के लिए काम करना चाहिए, लोगों के इमोशंस के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनकी ज़िंदगी बेटर बने उसके लिए काम करना चाहिए। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि यार खुद की कार के बारे में सोचोगे तो खुद की कार आ जाएगी, लेकिन 1000 लोगों को कार दिलाने की सोचोगे तो खुद के पास 10 कारें आ जाएगी। ठीक है, तो लीडर जो दूसरों के लिए इस काम करे, दूसरों के लिए, और खुद के पास कार आए ना आए उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दूसरों को कार आनी चाहिए। ये जब फीलिंग के साथ करेगा तो एक मंत्र है मेरा, व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। जब आप पूरे दिल से दूसरों को सपोर्ट करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात आपको सपोर्ट करती है। तीसरा, एक लीडर के अंदर एक छोटी सी ट्रेट होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी। वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखे, वो ज़्यादा से ज़्यादा जाने, अच्छा ये आदमी दुखी है क्यों है, ये आदमी लेट आ रहा है 3 दिन से, मैं जानता हूँ इससे क्या रीज़न है। राइट, ना कि अरे 3 दिन हो गए तेरे को लेट आते हुए, क्या दिक्कत है, ये क्या प्रॉब्लम है, ते ऐसे सुधरेगा तू, ऐसे चलेगा। नो, लीडर डर से नहीं, रिस्पेक्ट से चलना चाहिए। जो डर के कारण रिस्पेक्ट जिसको मिलता है वो लीडर नहीं है। जो रिस्पेक्ट कमांड करता है वो लीडर है। जो कहता है यार एक बार मैं भी लेट होता हूँ, एक बार जानता हूँ इससे क्यों लेट हो रहा है, क्या मैं इसको करेक्ट कर सकता हूँ। ओके, चौथा ट्रेट जो बहुत इंपॉर्टेंट है लीडर्स का, वो है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन, कैसे बात कर रहे हो, कितना बात कर रहे हो, कहाँ बात कर रहे हो। मैं कहता हूँ एक लीडर, अच्छा लीडर बोलने से बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है, बोलता कम है, सवाल ज़्यादा पूछता है। सवाल पूछता है और अगले से बुलवाता है। मैंने आपको सवाल किया, आप बोलोगे, मैंने आपको सवाल किया, आप बोलोगे। अगर मुझे मान लो कुछ खाना है, फ्रूट्स भी खाने हैं, तो मैं कहूँगा आपके हिसाब से क्या अच्छा है, फ्रूट्स या स्नैक्स में ऑयली चीज़ें। आप कहोगे फ्रूट्स, वाओ, कैन वी ऑर्डर फ्रूट्स फॉर बोथ ऑफ अस। हाँ, राइट। अभी रादर देन ये पूछे कि मेरे को फ्रूट खाने हैं, मेरे लिए फ्रूट लाओ, ये एक लीडर हो गया। दूसरा लीडर है कुछ खाने का समय हो गया लेकिन आपको क्या अच्छा लगता है, मतलब फ्रूट्स या स्नैक्स, ऑप्शन, राइट, ऑप्शन। तो आपने कहा मेरे को तो फ्रूट्स ज़्यादा हेल्दी है, तो हेल्दी खाना चाहिए। हमेशा हेल्दी खाते हो या अनहेल्दी खाते हो? नहीं यार सर, ज़्यादातर तो अनहेल्दी होता है। आज हेल्दी खाएं, हाँ चलेगा, चलो फ्रूट ऑर्डर करते हैं। अब लीडर ने दूसरे को भी अपने लेवल पे ले आया।
राइट। और खुद को फ्रूट ऑर्डर करने दे, लेकिन दूसरे की सहमति लेके फिर फ्रूट ऑर्डर किए, तो दोनों को एक टीम बना लिया। ये कम्युनिकेशन स्किल हो गई। एंड द लास्ट थिंग विच आई विल से इज स्पिरिचुअलिटी। एक लीडर में स्पिरिचुअलिटी अगर है, ग्राउंडेड रहेगा वो, तो बहुत अच्छे काम कर पाएगा और बहुत आगे जा पाएगा। बिल्कुल सर, आज के यूथ में ना डायरेक्शन बहुत कम है लेकिन डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ट्रू। तो ऐसा कोई माइंडसेट रीसेट टूल आप बना सकते हैं? जैसे आपको कोई टूल बनाना हो तो यूथ के लिए वो कौन सा टूल होगा? NLP है, जिससे कि बहुत तेज़ी से, बहुत फास्ट लोगों को डायरेक्शन मिल सकती है एंड बहुत गाइडेंस। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ डायरेक्शन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एवरीबडी मस्ट बी इंट्रोड्यूस टू अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड विजन। मेरा एक प्रोग्राम चलता है डिस्कवर योर विजन, जहाँ मैं लोगों को 3 दिन पूरा फॉर्मूला बताता हूँ विजन होता क्या है, विजन डिस्कवर कैसे किया जाता है, विजन से कहाँ बिजनेस में हेल्प होगी, कितनी हेल्प होगी, क्यों होगी। जब हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं ना, तो एक मैंने देखा है कि जब 10 साल 15 साल के बच्चे को एक विजन का डिस्कवरी हो जाता है, तो वो 25 साल 30 साल की उम्र तक ना पूरी दुनिया उसको जानने लगती है। राइट। तो यू मस्ट हैव अ वेरी पावरफुल विजन, यू मस्ट हैव अ वेरी इंस्पायरिंग विजन। विजन क्या है? विजन में 3 चीज़ें होती है। एक, जितनी जल्दी डिस्कवर करोगे कि आपके प्रिंसिपल्स क्या हैं ज़िंदगी जीने के। जैसे मेरा एक प्रिंसिपल है कि भाई स्पिरिचुअलिटी इज़ अ मस्ट, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल मैंने क्यों आया, मैंने इसके साथ क्या एक्सपेरिमेंट किए, जितना जल्दी मुझे ये समझ में आया उतना जल्दी मैंने एक्सपेरिमेंट किया, उतना जल्दी ये पक्का हुआ, जितना जल्दी ये पक्का हुआ ये मेरी आइडेंटिटी बनता जा रहा है। तो आपकी पहचान बन जाएगी वो, ठीक है। अब दूसरी चीज़ उसमें क्या होती है, क्यों करना है, जो भी करना है, जो बड़ा बनना है क्यों बनना है, पैसे कमाने हैं क्यों बनाने, आप बॉलीवुड में जाना चाहते क्यों जाना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो क्यों जाना चाहते हो। आपने एक्टर्स को देखा, इन्फ्लुएंस हो गए, बन गए एक्टर, अब जाके स्ट्रगल कर रहे हो, नहीं हो पा रहे हो, फिर आप कह रहे हो, रो रहे हो। नहीं, यू मस्ट नो व्हाई यू आर बोर्न, क्या करना चाहते हो, व्हाट इज़ योर हायर पर्पस। ये क्वेश्चंस हैं, इनके ऊपर मनन चिंतन हर युवा को करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ 10 साल का अगर बच्चा इसको ये क्वेश्चंस दे दिए जाए, आप 20-25 साल की उम्र में देखोगे वो कहाँ पहुँचता है। इसका कोई ट्रिक है सर? इस पे जैसे क्वेश्चन करना है, इसका एक ही ट्रिक है। जब एक छोटा बच्चा है वो खुद कुछ नहीं कर पाएगा, ये उसको वैसा वातावरण चाहिए। उसको या तो वैसी ट्रेनिंग चाहिए या वैसे लोग आसपास चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बच्चों को ऐसे ट्रेनिंग्स में भेजिए जहाँ पे कि बच्चे ये सारी चीज़ें कर पाएँ। दैट्स इट। बिल्कुल सर। अफर्मेशन, मैंने सुना है कि अफर्मेशन बहुत ही स्ट्रांगली इफेक्ट करता है जी, तो ये कितना सच है? बहुत ही पावरफुल है। देखिए, आप अपने आप को बार बार बोले जा रहे हैं आई एम नॉट गुड इनफ, पता नहीं मुझसे होगा नहीं होगा, तो आप डाउट कर रहे हैं। तो आप क्या अफर्म कर रहे हैं कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन वही मैंने कहा आई कैन डू इट, आई करूँगा, तो बॉडी में जोश आ गया, करंट आ गया। तो अफर्मेशन क्या है? कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेज है जिनके बोलते ही मेरे ब्रेन में लाइट जलती है। मैं बोलता हूँ आई एम गोइंग टू बी वेरी रिच, ठीक है। अब क्या इमेज आई? मैं रिचनेस की एक इमेज आई, मैंने सूट बूट पहना हुआ है, बहुत अच्छी आलीशान गाड़ी में मैं घूम रहा हूँ, आलीशान जगह पे मैं हूँ। मैं कहता हूँ मैं फरारी में घूम रहा हूँ, तो एक लाल कलर की गाड़ी, बहुत ही, है ना। मैं कहता हूँ मैं 7 स्टार होटल में हूँ, तो एक दुबई का बुर्ज अल अरब होटल का मेरे माइंड में इमेजिनेशन आया। तो हम जैसे ही कुछ बोलते हैं ना, माइंड में वैसी इमेजिनेशन आती है। तो लेकिन जब हम बोलते हैं मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो माइंड देखता है यार वास्तव में फ्यूचर बहुत ही डार्क है, वर्ल्ड। Every word has some or the other association in the brain. इसीलिए जब हम बोलते हैं मैं मेरे फेवरेट अफर्मेशन, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, तो जैसे ही मैं ये बोलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं हूँ। जैसे ही मैं बोलता हूँ मैं प्रभु की संतान हूँ, तो मुझे लगता है वास्तव में भगवान मेरे सामने खड़े हैं, मैं उनका बच्चा हूँ। जब मैं कहता हूँ मैं ऋषियों का वंश हूँ, तो मुझे लगता है वास्तव में ऋषि मुनि जो इतने पावरफुल थे उनकी वंशज ही हैं हम लोग, एंड मैं परमात्मा का अंश हूँ। जब ये सारी चीज़ें बोलते हैं तो ऐसा फीलिंग आता है। मैं कहता हूँ द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विल बी द बेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो मैं देखता हूँ कि आगे की मेरी ज़िंदगी बेस्ट हो रही है, मैं हेल्दी हूँ, तो एक हेल्थ की पिक्चर आ रही है। तो जो पिक्चर्स आपका ब्रेन बार बार देखता है, सोचता है, वो ही ज़िंदगी में बार बार आता है। जो आप सोचते हो, जैसा आप सोचोगे वैसा आप पाओगे। तो इसीलिए अफर्मेशन हमेशा बहुत काम करते हैं। लेकिन आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव पिक्चर्स आएगी, नेगेटिव पिक्चर्स आएगी तो नेगेटिव मिलेगा। तो अफर्मेशंस आर दोस वर्ड्स जो कि आपके ब्रेन को डिफरेंट इमेजिनेशंस देते हैं। और जैसे ही अच्छी इमेजिनेशन आई, मैंने कहा आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आपके चेहरे पे तुरंत स्माइल आ जाएगी। मैंने कहा आप बहुत ही बुरे लग रहे हो, आप तुरंत अपसेट हो जाओगे, यार ऐसे कैसे बोल दिया, ठीक है। किसी आदमी को बोला अरे कोई लेट आया और मैंने बोल दिया क्या है, लेट क्यों आए, तुरंत अपसेट हो जाएगा, तुरंत सुकड़ जाएगा, गुस्सा करेगा। मैंने कहा अरे आज लेट आए हो, क्या बात है, कोई बात नहीं यार, चलो आ जाओ, मस्ती करते हैं, टाइम पे आ गए, नो प्रॉब्लम।
he will feel good. राइट Yeah. सर, इसका कोई राइट टाइम होता है क्या? लाइक रात को करने, मैंने सुना है कि रात को करने से पहले सोना चाहिए, सोने से पहले करना चाहिए, फिर मॉर्निंग में उठने के बाद करना चाहिए, तो ऐसा कोई राइट टाइम मिरर देख कर ही करो? राइट टाइम, यस डेफिनेटली सुबह और शाम करते हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन दिन भर करते रहो। मैं तो कहता हूँ अच्छा। दिन में जब भी ऐसा लगे कि यार आज कुछ नहीं हो रहा लाइफ में, बोलो अरे वाह करोड़ों रुपए आने वाले हैं। जब कोई कहता है कि यार मेरे तो सर में दर्द हो रहा है, उसी समय बोलो आई एम गेटिंग हेल्दी, अरे आई एम गेटिंग हेल्दी, हल्का सा सर दर्द है लेकिन आई एम गेटिंग हेल्दी, आई एम गेटिंग मच बेटर। हैव फन विद दिस, यू नो, नेवर एक्सेप्ट कि मेरे साथ तो बहुत ही, मैं तो कमज़ोर हूँ, बुरे हैं, लोग कहते रहते हैं हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। नेवर एक्सेप्ट कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, ऑलवेज है मेरे पास तो बहुत पैसा है। अब रियलिटी में किसी को देना है, उस समय आपके पास नहीं है, आप जानते हो कि भाई अगले महीने दे पाएंगे, 4 महीने बाद दे पाएंगे, तो उनको बोल दिया कि 4 महीने, लेकिन मन में हमेशा कहो मैं तो रिच बनने वाला हूँ। यार रिच लोगों के सबके कर्जे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हर रिच आदमी के पास कर्जा है, तो बोलो मैं सुपर रिच हूँ, मैं अल्ट्रा रिच हूँ। बोलना पहली चीज़ है। बोलने के भी पहले की चीज़ है सुनना। जैसे ये पॉडकास्ट कोई ढंग से सुनेगा तो फिर उसको ये समझ आएगा, फिर वो बोलेगा, समझ के साथ बोलो, फिर उसको पता लगेगा कि क्या है। मैं तो बोलता हूँ, बहुत बोलता हूँ, मैं तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ, मैं भगवान का रूप हूँ, क्यों नहीं बोलूँ? बच्चे ही भगवान का रूप होते हैं, तो मैं भी तो था वो बच्चा एक टाइम पे, बच्चा भगवान का रूप होता है, तो मैं क्यों नहीं हूँ भगवान का? आज तुम्हें क्यों दिक्कत है कि भाई मैं भगवान का रूप हूँ ये बोलूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम है? मैं बच्चा भगवान का रूप है, मैं भी बच्चा था और मैं अभी भी भगवान का रूप हूँ, बड़े भी भगवान का रूप होते हैं। मैं तो कहता हूँ पता नहीं किस रूप में तुमको नारायण मिल जाएंगे। आप क्या पता आपके थ्रू मेरे को कोई बहुत बड़ा आइडिया हो जाए और मैं बहुत आगे निकल जाऊँ, कोई बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँ। बिल्कुल सर, ऐसा मतलब अभी आपने इतनी सारी दुनिया देखी है, राइट? तो एक ऐसा सच जो स्कूल कॉलेजेस में नहीं सिखाया गया लेकिन आज एक स्टूडेंट के लाइफ में बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट को बार बार एक चीज़ बतानी चाहिए कि तू सच में बहुत 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 बड़ा काम करने के लिए पैदा हुआ है। यू नो, एक स्टूडेंट को ये बिलीफ अगर हो जाएगा ना कि मैं स्पेशल हूँ, मैं कुछ नया करने के लिए पैदा हुआ हूँ, तो वो बहुत कुछ स्पेशल कर पाएगा। लेकिन हम क्या किसी को सिखाते हैं, तेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो तू अच्छा नहीं है, बिल्कुल, तू पढ़ाई में अच्छा है तो तू अच्छा है। हम बचपन से ही बच्चों को कहते हैं तू गुड बॉय है, तूने खाना टाइम पे खाया ना तू गुड बॉय है। अच्छा, खाना जिस दिन नहीं खाया मतलब वो बैड बॉय हो गया? वाई, मतलब वो बच्चा ऐसा ही सोचता है। तू टाइम पे उठ गया ना तू गुड बॉय है, तूने अपना सामान जगह पे रखा तू गुड बॉय है। What is this nonsense, गुड बॉय बैड बॉय? लेकिन पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि ये उसको माइंड को डैमेज कर रहा है। Right. तो हमें बचपन से बच्चों को ट्रेन ऐसे करना चाहिए जहाँ पे हम गुड बॉय बैड बॉय का कॉन्सेप्ट ही नहीं, वो बुरा भी कर रहा है तो यू आर स्पेशल, राइट, तू जबरदस्त है। सर अभी आपने कहा पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि लाइक वो बच्चों पे क्या इफेक्ट कर रहा है। जी। तो आज के टाइम पे पेरेंट्स जो करते हैं, जो बोलते हैं, वो सच में बच्चों पे बहुत इफेक्ट करता है। True. और प्लस सोसाइटी भी बहुत प्रेशर डालती है। True. तो इनको कैसे संभाला जाए, इनको कैसे समझा जाए? इनको समझाया, देखिए पूरी दुनिया को ना आप समझा पाएंगे ना मैं तो इतना कह सकता हूँ कि हम अवेयरनेस फैलाते रहें इस तरह के पॉडकास्ट वगैरह से। जिसको समझना होगा वो आ जाएगा, जिसका सही समय आ गया ना वो पहुँच जाएगा। राइट। मैं इतना लोड नहीं लेता कि मैं सबको समझाऊं, मैं सबको समझाने की कोशिश करूं, मैं दुनिया बदलने की। एक समय था जब मैं कहता था सबको बदल दूंगा। अब मुझे पता है कि मैं किसी को नहीं बदल सकता, मैं तो सिर्फ अपनी बातें कर सकता हूँ। राइट। जिसको बदलने का समय आ गया वो मेरे पास आ जाएगा। जिसको बदलना है वो स्टेप लेगा, जिसको बदलना है वो आगे बढ़ेगा। जो नहीं बदलना चाहता वो नहीं बदलना चाहता। That's how it is. So मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा हम बदलने का ठेका ले रहे हैं। हम तो एक ही काम कर रहे हैं। हमें कुछ चीज़ें समझ में आई, वो हमने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई की, उससे हमें रिजल्ट मिले और हज़ारों लोगों के साथ शेयर की, हज़ारों लोगों को रिजल्ट मिले। अब हम ये पॉडकास्ट में शेयर कर रहे हैं, हमारे प्रोग्राम्स में शेयर कर रहे हैं और उनको भी रिजल्ट मिलेंगे, फॉर श्योर मिलेंगे, 1000% मिलेंगे। सर यूथ बहुत कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ को लेकर कि वो हर कोई ग्रो करना चाहता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि उनका सबसे बड़ा असेट्स क्या है। वो टाइम है, विजन है या स्किल है? वो खुद हैं। उनका ब्रेन है, उनका माइंड है, उनकी टंग है, उनका बात करने का लहजा है, उनकी बॉडी है एंड डेफिनेटली टाइम भी है और परिवार भी है, दोस्त भी हैं। ये सारी चीज़ें हमारी एसेट्स हैं। सबसे पहले देखिए, उन एसेट्स पे सबसे पहले काम करो जो आपके कंट्रोल में। आपका ब्रेन आपके कंट्रोल में हो सकता है, आपकी ज़ुबान को आप ट्रेन कर सकते हो, आपकी बॉडी को आप सर्टेन तरह से ट्रेन कर सकते हो जिससे कि आप रोनाल्डो भी बन सकते हो, आप सचिन भी बन सकते हो, आप AR रहमान भी बन सकते हो। तो सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करो, भगवान ने दुनिया की सबसे महंगी और सबसे प्यारी एसेट आपको देके भेजी है, आपका शरीर, और उसी से कमाना शुरू करो। मैंने तो अपनी ज़ुबान से कमाया है।
अपने शरीर और अपनी जुबान से कमाया है। बिल्कुल। तो जब ये शरीर है, कोई अपने माइंड से कमाता है। आज अंबानीज ने इतना बड़ा कारोबार बनाया, भाई उनके पास ब्रेन होगा ना, उस ब्रेन को उन्होंने और ज़्यादा ज़बरदस्त किया, और पढ़े और सीखे और पावरफुल बनाया। अडानी, अंबानी, मित्तल, सारे के सारे। तो ब्रेन इज़ द बिगेस्ट एसेट, योर बॉडी इज़ द बिगेस्ट एसेट। सेकेंड, योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, आपके टाइम को रियल में यूटिलाइज करो। थर्ड, आपके आसपास के लोग आपके एसेट्स हैं, आपके टीचर्स आपके एसेट्स हैं, आपके माता पिता आपकी एसेट्स हैं, आपके भाई बहन एसेट्स हैं, आपके दोस्त आपके एसेट्स हैं, उन सभी को पीपल एसेट्स, राइट? आपकी टीम आपकी एसेट है। एंड लाइबिलिटीज़ क्या हैं? वो सारी चीज़ें जो आप करना चाहते हो जिससे न आपको ज़्यादा फ़ायदा है न दुनिया को आपको फ़ायदा है, फ्यूचर में नुकसान ही है, वो सारी लाइबिलिटी है। चाहे वो जंक फूड हो, वो लाइबिलिटी है। चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो, वो लाइबिलिटी है। आप ऐसी कोई भी चीज़ कर रहे हो, दारू पी रहे हो, लाइबिलिटी है। आप बहुत ज़्यादा पार्टी कर रहे हो, अगर वो फ़न के लिए थोड़ी देर के लिए कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको पार्टी करना आपकी हैबिट बन गई है, तो वो लाइबिलिटी है। राइट। पैसे खर्च करना आपकी हैबिट बन गई है, लाइबिलिटी है। पैसे इन्वेस्ट करना आपकी हैबिट बन गई है, तो आपके लिए एसेट है। राइट। सर, आपने भी बीच में एक मुझे बात कही थी कि जब कोई मुंबई एक्टर बनने जाता है, डांसर बनने जाता है, तो पहले आप खुद को चेक करो कि आप उसमें अच्छे हो या नहीं हो। तो क्या हमें इस चीज़ पे बिलीव करना चाहिए कि किसी भी फील्ड में हम खुद को पहले परफेक्ट बनाएं, उसके बाद ही हम उस फील्ड में एंटर करें? नो, नॉट एट ऑल। परफेक्ट बनने की बात नहीं कर रहा हूँ। चेक करें कि क्या सच में आप उस फील्ड को पसंद करते हैं। Okay. क्या सच में पैशन है। पैशन मेरे पास ट्रेनिंग का था, लेकिन जिस दिन मैंने पहले दिन ट्रेनिंग की, क्या मैं परफेक्ट था? नो। आज भी क्या परफेक्ट हूँ? नो। ओके। यू आर नेवर परफेक्ट, यू आर ऑलवेज इन द वर्क इन प्रोग्रेस मोड। मैं आज भी ट्रेनर अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, क्योंकि स्काई इज़ द लिमिट ना। जितना किया है उतना इनफ थोड़ी है, उससे हज़ारों गुना ज़्यादा करना है। कई लोग हमसे लाखों गुना ज़्यादा कर रहे हैं। तो स्काई इज़ द लिमिट। आगे बढ़ते जाएं, काम करते जाएं, आगे चलते जाएं। बट हाँ, ये ज़रूर पता करें कि क्या आप सिर्फ एक धोखे के कारण वहाँ जा रहे हो क्योंकि आपको लगता है बस मैं फेमस हो जाऊँ, या फिर क्या आप वहाँ इसलिए जा रहे हो क्योंकि आपका पैशन है। मैं कहूँगा जैसे एक एक्टर है ना, फिल्म स्टार, उससे ज़्यादा बड़ा पैसा कई बार एक बिजनेसमैन कमाता है। बिल्कुल। उससे ज़्यादा पॉपुलर कई बार एक पॉलिटिशियन होता है। उससे कई गुना ज़्यादा पावर एक पॉलिटिशियन के पास होती है। बिल्कुल। है ना? कई सारे ऐसे फिल्म स्टार्स हैं जो हमारे शोज़ वगैरह पे आते हैं, उनको हमें देख के ना ऐसा लगता है यार इनसे तो कई गुना ज़्यादा पैसा हम कमा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इन लोगों को अभी कई ऐसे एक्टर्स हैं जिनको अगर मैं बोल दूँ कि 1000 लोग इकट्ठे कर लो 10 सिटी में जाके, वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे लिए हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक एक्टिंग और फिल्म मेकिंग यही एक तरीका नहीं है फेमस होने का। ये एक, अगर आपका पैशन है तो जाइए उधर, लेकिन हज़ारों तरीके हैं। आज इन्फ्लुएंसर बन के, यूट्यूबर्स बन के, कितना बड़ा, मैंने एक वीडियो देखा था किसी का, बोलते कि मिस्टर बीस्ट जो है यूट्यूबर है और उसकी कमाई आज हर साल 5000 करोड़ है। बोलते हैं सुंदर पिचई की कमाई हर साल 2000 करोड़ है। तो एक यूट्यूबर बन के भी फेमस हो सकते हो, कोई ज़रूरी थोड़ी है फिल्म स्टार ही बनना है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, आप ना गोल सेटिंग पे बहुत आपने नॉलेज दिया है और बहुत लोगों ने इस पे वर्क भी किया है। तो गोल सेटिंग एक्चुअली में कैसे हेल्प करता है? आपको जब आप घर से निकले, आपको दिल्ली आना था जी, पता ही नहीं होता कहाँ आना है दिल्ली में, तो क्या करते आप? बिल्कुल सर, शायद मैं घर से ही ना निकल पाती। ट्रू, आप घर से निकलते ही नहीं। यही होता है, जब आपके पास गोल ही नहीं है आप घर से निकलते ही नहीं है ना? जब गोल है तो आप यहाँ पहुँचे, जब गोल है तो आप मेरा पॉडकास्ट ले रहे हो। राइट। अगर आपका गोल ही नहीं है, जिसको क्लियर ही नहीं है, वो पॉडकास्ट के लिए मैं उसके सामने भी बैठाऊंगा तो बोलेगा क्या तो मैं करूँ, सारा सेटअप भी होगा तो बोले मुझे तो आता ही नहीं है, मैं तो कर ही नहीं सकता। लेकिन आपको गोल है, गोल्स गिव यू क्लैरिटी कि करना क्या है। गोल्स चैनलाइज योर एनर्जी। तो जिस आदमी के पास गोल नहीं है ना, वो डायरेक्शन लेस है। कहते हैं कि मान लो आप एक चौराहे पे खड़े हो गए, 4 रास्ते हैं, किधर जाओगे? तो कहते हैं कि आपको जब नहीं पता कि आप किधर जाओगे तो दुनिया आपको वहाँ ले जाएगी जहाँ दुनिया आपको ले जाना चाहती है। तो मेरे पास गोल नहीं है तो मैं क्या करूँगा कि मेरे पास तो गोल ही नहीं है, मैं बैठा हूँ। फिर सपना आएगी, बोलेगी हेलो सर मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, मैं पॉडकास्ट करती हूँ, उसकी एडिटिंग कर दोगे? हाँ कर देंगे, इतना पैसा मिलेगा। अब मेरे पास तो कोई गोल नहीं था, मैंने कहा ठीक है सपना जी, मेरे को पैसा चाहिए, आप दे दो मेरे को 20,000 रुपये महीना।
अब मैं जिंदगी भर काम करूंगा सपना जी के सपने पूरे करने के लिए, राइट ठीक है। राइट। मेरे सपने पूरे करने के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास तो गोल ही नहीं था। अब सपना जी ने मुझे यूज कर लिया अपने सपने पूरे करने के लिए। बिल्कुल, सी द मैजिक। तो जब आपको क्लैरिटी है कि आपका गोल क्या है, तो आप हजारों लाखों लोगों की एनर्जी को यूज कर सकते हो वहां जाने के लिए जहां आप जाना चाहते हो। और जब उन लोगों के पास गोल नहीं है तो वो हजारों लाखों लोग वहां चले जाते हैं जहां सपना या सपना जैसे लोग उन्हें ले जाना चाहते हैं। जब आम आदमी को नहीं पता है कहाँ जाना है, तो शाहरुख खान को पता है उनको कहाँ ले जाना है, सलमान खान को पता है कहाँ ले जाना है, अंबानी को पता है उन्हें कहाँ ले जाना है। राइट सर, अभी आपने एक एग्जांपल दिया कि लोग आपको वहाँ लेकर जाना चाहेंगे जहाँ पे वो लेकर जाना चाहते हैं, अगर आपने गोल सेट नहीं किया तो कई बार ऐसा होता है सर कि गोल तो सेट है, सब कुछ सेट है और वो इंसान उसी रास्ते पे चलना चाहता है, लेकिन उसकी लाइफ में वो जो मनी का, पैसे का कमी होता है, वो कहीं ना कहीं उनसे वो काम करवाता है जो शायद वो नहीं करना चाहते। तो ऐसे में फोकस्ड कैसे रहे और ऐसे में हमें पैसा चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आज मेरे घर पे अगर खाने पीने की प्रॉब्लम है या कुछ और है, तो मैं भी कहूँगा सबसे पहले ना पैसा कमा लेते हैं, फिर आदमी आगे की चीज़ करेंगे जी। तो जहाँ आदमी की मजबूरी है वहाँ मजबूरी में थोड़े दिन आप कर सकते हो, लेकिन क्या मजबूरी जिंदगी भर होनी चाहिए? क्या मजबूरी 5 साल तक कंटिन्यू रहेगी? नो। आप मजबूरी में इमीडिएट पैसा, आज हम कंपनी चलाते हैं तो कई बार हमें ऐसा काम करना पड़ता है जो हम नहीं करना चाहते, कोई ऐसा कोर्स लॉन्च करना पड़ता है जो हम नहीं करना चाहते, लेकिन उस समय कंपनी की नीड है और जब तुरंत पैसा चाहिए, हमने एक नया कोर्स निकाला, किसी तरह का निकाला और फटाक से आ गए। बट जैसे ही हम वहाँ से बाहर निकले, मजबूरी हटी, उसके बाद आप वापस से अपनी मेन स्ट्रीम पे आ गए। बिल्कुल, राइट। सो नेवर कॉम्प्रोमाइज योर एंटायर सोल, या आपकी पूरी ज़िंदगी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। मजबूरी के कारण आपने 6 महीना कर लिया वो जॉब जो आपको नहीं अच्छी लगती, लेकिन आपको अभी पैसा चाहिए, साल भर कर लो, 2 साल कर लो, आप 20 साल क्यों कर रहे हो? यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो 40 साल एक नौकरी पे जाते हैं और एक भी दिन खुश नहीं थे, हर रोज़ कहते हैं यार आज फिर जाना पड़ रहा है, यार आज फिर जाना पड़ रहा है। अरे तो मत जा। नहीं, जाना तो पड़ेगा, 40 साल अनहैप्पी होके वो नौकरी कर लेते हैं जो उनको नहीं करनी थी, जस्ट बिकॉज उनको लगता है यार सिक्योरिटी लगे, पैसा आ रहा है बस। तो 40 साल तक कोई आदमी अपनी ईमान को मारने की ज़रूरत है नहीं। 2 साल कर लो, 1 साल कर लो, 6 महीना कर लो। राइट सर, आज के भी टाइम में वो चैलेंज आता है, जैसे कि अभी तो दुनिया बहुत बदल गई है और बहुत जगह चीज़ें चेंज भी हो गई हैं, बट फिर भी कहीं बहुत जगह ये चैलेंज आता है कि पेरेंट्स को तो हम अपने सपने बताना चाहते हैं, हम मनवाना भी चाहते हैं, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं होता। तो अगर आप 24 ईयर के होते सर, तो मतलब आप अपने ड्रीम पेरेंट्स के सामने कैसे रखते और उनसे कैसे मनवाते? पहले तो मैं जब भी 24 का था ना, तब मेरे जो भी ड्रीम्स थे, या 26 का था, 27 का था, जैसे मुझे ट्रेनर बनना था, जैसे मुझे कोई कोर्स करना था, तो मैं 3 चीज़ें करता था और मैं आज भी लोगों को कहूँगा वही 3 चीज़ें। पापा से डर लगता था, सीधा कह नहीं पाते थे, तो पहला चीज़ तो मम्मी के थ्रू कहते थे जो आज भी बच्चे करते होंगे। फिर वहाँ से जवाब आया बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर मैं सोचता था, फिर लगता था नहीं ये जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, पापा समझ नहीं रहे। तो मेरे पास बहुत बड़ा एक हथियार होता था, राइटिंग। मैं तो लंबा सा ईमेल लिख देता था मेरे पापा को, और या लंबा सा लेटर लिख देता था, प्रिंट निकाल के दे देता था या लिख के दे देता था और उनकी टेबल पे रख देता था या उनके पास में रख देता था या मम्मी को दे देता था। उससे क्या होता था, जब वो मेरे पूरे विचार पढ़ते थे और उसकी मेरी गहराई समझते थे, क्योंकि जब मैं बोलूँगा तो उनके सामने पूरी बात बोल ही नहीं पाऊंगा, वो उसके पहले ही चुप करा देंगे। तो मैंने बहुत ही प्यारा तरीका लिखा, पूरा डिटेल में लिखो, मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, इसका क्या परिणाम होगा, इसका क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, मैंने फेल हो गया तो क्या होगा, पास हो गया। जब उनको लगेगा कि मेरा बेटा इतना थॉटफुल है कि उसने सारी चीज़ें सोच के मुझे लिख दी है, तब 99% वो आपको स्टॉप नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक होता है ना कि हर एक इंसान को, हर एक यूथ को सक्सेस चाहिए, लेकिन पेशेंस नहीं है उनके अंदर, पेशेंस नहीं है, प्लस इतने डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डाइवर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में उनको पेशेंस और वो डाइवर्ट जो हो रहे हैं वो ना हो, उसके लिए हम कैसे उनको गाइड कर सकते हैं? स्पिरिचुअलिटी, उसके लिए भजन सुने, उसके लिए अच्छी जगह पे जाएं, अपने पेरेंट्स की बात सुने, दादा दादी के साथ बैठें, अच्छे टीचर्स की बात सुने। स्पिरिचुअलिटी को बच्चे अगर अपनी ज़िंदगी में ले आएंगे, भगवत गीता पढ़ने की उम्र 60 साल नहीं है। भगवत गीता सिखाती है ज़िंदगी कैसे जिएं, तो वो कब पढ़नी है, जब बच्चे हो तब, ताकि ज़िंदगी को अच्छे से निकाल पाएं। और सर ये तो बहुत बोरिंग लगता है लोगों को। बोरिंग लगता है, लेकिन इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं कई लोग, उनकी बात सुनो।
बड़े लोग का यही प्रॉब्लम, बड़े लोग या टीचर्स स्कूल के वो चीज़ों को बड़ी बोरिंग बना देते हैं, इसलिए बच्चों को उसमें मज़ा नहीं आता। आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे प्रोग्राम में यंगस्टर्स आते हैं, 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल के बच्चे आते हैं, और वो हमारे प्रोग्राम को ऐसा इंजॉय करते हैं, उनको लगता है यार वाह मज़ा आ गया। और उसमें हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, हर चीज़ की बात करते हैं, एंड पीपल लव इट। तो आई थिंक अच्छे टीचर्स हैं इस दुनिया में, और वो अच्छे टीचर्स के पास उन बच्चों तक को मोल्ड किया जाए ताकि वो सारी बातों को समझ सकें। बट हाँ, हर घर में माता पिता दादा दादी की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर में शुरू से बचपन से अध्यात्म का माहौल बनाए, क्योंकि अध्यात्म ही वो शक्ति देता है, वो पेशेंस देता है, वो एनर्जी देता है। नहीं तो आज डिस्ट्रैक्शन की दुनिया में जहाँ 20 साल का आदमी भी करोड़पति बन रहा है, 15 साल का बच्चा भी कंपनी चालू कर रहा है, जहाँ ग्लैमर बहुत ज़्यादा है, चकाचौंध बहुत ज़्यादा है, भटकने के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो भटकाव किसी भी बच्चे क्या बड़ों का भी भटकाव इजीली पॉसिबल है। तो मैं कहूँगा कि उस भटकाव से बचने का एक ही तरीका है स्पिरिचुअलिटी, डीप ग्राउंड। तो माता पिता वगैरह घर में धार्मिक माहौल बनाए, पूजा पाठ का माहौल बनाए, सुबह शाम एनर्जी का माहौल बनाए, फिर देखें बच्चा नहीं भटकेगा, डीप वैल्यूज़ मिले उसे। ग्रेट सर। सर कई बार हम चीज़ें सोचते हैं बहुत कि यार करना है लाइफ में, ये करना है, ये करना है, ये करना है, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं और उसमें से हमें एक ऑप्शन चूज़ करना होता है। तो ऐसे में हम किस तरीके से वो एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं? मैं लोगों को कहता हूँ कि आपके पास जितने भी ऑप्शन हैं उनको लिख लो। ओके। उनके लिखने के बाद उनके पॉजिटिव्स क्या हैं और उनके नेगेटिव क्या हैं, दोनों लिख लो। उन ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शन को चूज़ करने की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी आपको, पैसे में या टाइम में या एनर्जी में या और किसी चीज़ में। दृश्य है ना, दृश्य मतलब एक तो होती है मैंने कार खरीदी तो कार खरीदने का 10 लाख रुपए लग रहा है, okay. लेकिन कार खरीदने की हिडन कॉस्ट क्या है, इंश्योरेंस जाएगी, मेंटेनेंस जाएगी, कल को कार में कुछ नुकसान हो गया तो उसका रिपेयर एंड वो सारी चीज़ें आएगी। तो आई थिंक ये सारी कॉस्ट को कैलकुलेट कर लो, और कार खरीदने के क्या क्या फ़ायदे हैं वो सारे कैलकुलेट कर लो। तो जितने भी ऑप्शन हैं उन सब के कॉस्ट एंड बेनिफिट्स जो भी है, या उनके नुकसान एंड फ़ायदे दोनों लिखो, डिटेल में लिखो। दृश्य दृश्य जो आज फ़ायदा है लेकिन हो सकता है 5 साल बाद नुकसान भी बन जाए। जैसे किसी ने घर खरीदा तो घर खरीदने का फ़ायदा क्या है कि भाई शांति रहेगी, अच्छा अपना खुद का घर है, लेकिन उसको आपने 1 करोड़ रुपए का लोन लेके खरीदा है, अब 20 साल EMI दे रहे हो, अब 20 साल तक आप बिजनेस की रिस्क नहीं ले पाओगे, 20 साल तक आप डरते रहोगे, ये कितनी बड़ी कीमत है। तो मैं तो कहूँगा घर खरीदना ही नहीं चाहिए आदमी को। घर खरीदना कब चाहिए? बैंक में बहुत पैसा आ गया, 4-5 करोड़ रुपए आ गया, 10 आ गया, 20 आ गया, और अब आपको लगता है कि 2 करोड़ रुपए उसमें से खर्च कर दिए तो कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब घर खरीदिए, क्योंकि 10% 20% आप अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं। तो जितने भी ऑप्शंस हैं उनके प्लस माइनस लिखो, और उसके बाद केयरफुली रात भर में चूज़ कर लो कि ये ठीक है या ये ठीक है। कुछ ऑप्शंस में आप दूसरों की राय भी ले सकते हैं। ओके सर, अभी जैसे कि एक स्टूडेंट खुद को स्किलफुल बनाना चाहता है, तो जब वो अपने स्किलफुल बनाना चाहता है, एवरी डे उसको अपने लाइफ में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें ऐड करना चाहिए जो अपने स्किल्स को वो इम्प्रूव कर सके? मैं कहता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसे डिसिप्लिन को लाना चाहिए अपनी लाइफ में, और डिसिप्लिन लाना बहुत मुश्किल काम है। मैं कहना आसान है, लेकिन मुझे भी अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाने में आज बहुत साल लगे, 10-15 साल का समय लगा। मैं कहता हूँ कि टेक लाइफ एज फन, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जब आप अपनी ज़िंदगी में बड़ा करना चाहते हो तो डिसाइड कर लो कुछ प्रायोरिटीज़। मैं जानता हूँ कि इतने भी सीरियस मत बनो कि नहीं हम तो खेलेंगे भी नहीं, मूवी भी नहीं देखेंगे, एंजॉय भी नहीं करेंगे। हैव फन इन योर लाइफ, लेकिन इतना सा ध्यान रखो कि लॉन्ग टर्म फन पे काम कर रहे हो या शॉर्ट टर्म फन। शॉर्ट टर्म फन मूवी का है, 3 घंटे एंजॉय कर लिया, उसके बाद क्या, थक गए, सो गए। लेकिन अगर आपने 3 घंटे पब्लिक स्पीकिंग कर ली, जिंदगी भर स्टेज मिलेगा, जिंदगी भर माइक मिलेगा, कैमरा मिलेगा, लोग देखेंगे, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, पैसा मिलेगा, जिंदगी भर की उस चीज़ पे काम करो, मज़ा ही मज़ा आ जाएगा। ठीक है, या ग्रेट सर। सबसे पहले मेरा ये सवाल, अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लोगों के माइंड में आता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लोगों के माइंड में आता है एज अ स्टूडेंट, और या फिर आप ये कह लो कि एज अ यंगस्टर, कि यार सोचते तो हम लोग हैं, ठीक है, करना भी चाहते हैं, लेकिन चीज़ें हमें बहुत सारी चीज़ें रोकती भी हैं। तो ऐसे में पूरी तरीके से फोकस्ड रहना,
पूरी तरीके से उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो गाइडेंस कहाँ से मिले। तो सर आप ऐसे कोई चैनल या फिर कुछ रिकमेंड करेंगे? जैसे मैं तो आपका चैनल देख के मैंने खुद को गाइड कर लिया, खुद को हेल्प कर लिया, लेकिन सबके अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, तो वो क्या सारे सेक्टर वाले आपके चैनल से वो नॉलेज ले सकते हैं? नहीं, अब किसी को शेयर मार्केट में जाना है तो कोई दूसरा चैनल देखे, किसी को अध्यात्म में बहुत डिटेल में जाना है तो वो किसी आध्यात्मिक गुरु का चैनल देखे, किसी को मंत्र साधना सीखनी है तो वो वैसा चैनल देखे, किसी को पैसा कमाना सीखना है तो हमारे जैसे लोगों के चैनल पे आ सकते हो आप, मोटिवेशन चाहिए तो हमारे चैनल पे आ सकते हो। मेरे 2-3-4 चैनल है। स्पिरिचुअल टॉक विद BSR भी हमारा चैनल है, जहाँ हम मॉर्निंग मेडिटेशन, डिसिप्लिन कैसे लाएं, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। एंड हमारा दूसरा चैनल है जैसे कि कोच BSR, जो मेन चैनल है, जहाँ पे हम ऐसे पॉडकास्ट और कई सारी अच्छी चीज़ें हैं, कैसे पैसा कमाएं, कैसे आगे बढ़ें, कैसे अपने बारे में सोचें, कैसे स्किल्स लाएं। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से 1 or 2 चैनल्स, लेकिन हज़ारों चैनल्स हैं। आई थिंक थोड़ा रिसर्च करेंगे तो पता चल जाएगा हु इज़ द बेस्ट इन विच फील्ड, एंड उसके बाद आप वहाँ से शुरू करें जर्नी। सर अभी आपने बोला कि पैसा कैसे कमाए, आपका एक चैनल है, तो मेरा सबसे पहले ये सवाल आता है, जब भी कोई बोलता है पैसा कमाए, तो पहले पैसा बनाना सीखना चाहिए, कमाना सीखना चाहिए? पहले पैसा कमा लो फिर बना लो। और कई लोगों के पास तो पेरेंट्स के होते हैं पैसे, तो फिर उनसे पैसे बनाना चाहिए या फिर भी खुद ही पैसे कमाना चाहिए? मैं कहता हूँ देखिए, यहाँ पे लोग हमेशा कहते हैं कि मैं पैसा फटाफट बना लूँ। फटाफट तो बनाने की कोई मशीन नहीं है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप में से हर एक इंसान को, अगर आप बनाने को ये कहते हैं कि इन्वेस्टर का माइंडसेट, तो यस, इन्वेस्टर का माइंडसेट पहले लेके आई हैं, बट वो आता नहीं है ऐसे। जब तक आप थोड़ी ठोकरें नहीं खाते ना, तब तक नहीं आता है। जब तक आप थोड़ा सा जद्दोजहद नहीं करते, नए नए आइडियाज़ लगाते हैं, फेल होते हैं, पास होते हैं, तब जाके वो होता है। तो यस, फाइनेंशियल एजुकेशन लीजिए, जल्दी से जल्दी लीजिए। जब आपके पास कुछ भी फाइनेंस नहीं है तब से शुरू करिए, एंड उसके बाद थोड़ा थोड़ा उस फाइनेंशियल एजुकेशन को यूज़ करके कमा लीजिए, और फिर जो कमाया हुआ पैसा उसी से बना लीजिए। ओके, ग्रेट सर। करना बहुत कुछ है बट टाइम नहीं है। फिर ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब मैं आपसे पूछता हूँ, टाइम नहीं होता है या प्रायोरिटीज़ नहीं होती हैं? सर ये तो मुझे भी ऐसा लगता है कि प्रायोरिटी नहीं होती है, लेकिन मैंने फिर भी कई लोगों को देखा है इसमें स्ट्रगल करते हुए। यार सच में वो करना चाहता है, नाइट में भी बैठता है, लेकिन वो वैसा टाइम नहीं निकाल पाता है। अभी भी प्रायोरिटी नहीं है। अभी भी प्रायोरिटी। सोचिए, देखिए, कोई आदमी कहता है मैं सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक जॉब पे रहता हूँ, अब मैं कब करूँ? ठीक है, संडे को करूँ, ठीक है। अब वो कहता है कि नहीं मेरे तो घर के भी काम होते हैं, मेरे तो बच्चे के भी काम होते हैं, वाइफ के भी काम होते हैं। तो तुमने उन चीज़ों को प्रायोरिटी बना दिया ना। आपका बच्चा प्रायोरिटी है, ठीक है, और बिजनेस प्रायोरिटी नहीं है, तो फिर बच्चे को टाइम दो। लेकिन आप कहते हो नहीं बिजनेस प्रायोरिटी है, तो फिर बच्चे को, माता जी को बोलो, बच्चे की माँ को बोलो कि भैया है ना, सुनो, अब अगले 2 साल थोड़ा मैं कम टाइम दे पाऊँगा, लेट मी डू बिजनेस। दोनों मिलके म्यूचुअल डिसीजन लो, उनको भी समझाओ कि मैं बिजनेस में क्यों जा रहा हूँ, ताकि हमारे बच्चे को ऐसी परवरिश मिल सके। तो फिर 2 साल बिजनेस को प्रायोरिटी दो। सी प्रायोरिटीज़। अब कई लोग कहते हैं कि नहीं, हेल्थ पे भी काम करना है, रिलेशन पे भी काम करना है, सब पे काम करना है। वी आर नॉट रोबोट्स, वी आर नॉट सुपर ह्यूमंस, है ना। हम लोग ह्यूमंस ही हैं। अब 9 बजे से 9 बजे तक अगर जॉब पे गया है, उसके बाद वो कैसे सब चीज़ों को टाइम देगा? जैसे मेरी ज़िंदगी में कई लोगों ने मुझे ताने मारे कि तुम्हारी हेल्थ तो बेकार हो रखी है भाई, तुम तो 100 किलो के हो गए। अब तो मैं काफ़ी कम आ गया, वापस से 10-12 किलो मैंने कम किया। तो लोगों ने कहा आप तो 100 किलो के हो गए भाई, आपकी तो हेल्थ ही आपके कंट्रोल में नहीं है, आप कैसे मोटिवेशनल स्पीकर हो? मैंने कहा बोल लो यार, तुम्हें बोलना है तो। बट मुझे पता है उस समय मेरी प्रायोरिटी हेल्थ को मैं नहीं दे सकता था, क्योंकि हेल्थ को प्रायोरिटी उस समय मैं देता तो मैं ये जो कर पाया हूँ वो नहीं कर पाता शायद। राइट। तो मैंने अपनी आपको कॉन्शियस डिसीजन लिया कि हेल्थ की प्रायोरिटी को मैं 6 महीने के लिए साइड में रखता हूँ। अभी मैं पैसे कमाने के ऊपर बात करता हूँ, या अपनी ब्रांड बिल्ड करने पे बात करता हूँ, अपने चैनल को बिल्ड करने पे बात करता हूँ, अपनी ऑडियंस को ज़्यादा वैल्यू देता हूँ। तो थोड़े दिन, मैं नहीं कहता कि एक्सपोनेंशियल टाइम के लिए या अनंत काल के लिए मैंने उसको, मेरे को भी पता है हेल्थ पे काम करना चाहिए था। राइट। अब मेरे पास राइट टाइम है, अब मुझे एनर्जी मिलती है हेल्थ के ऊपर काम करके। अब मैं हेल्थ पे भी काम कर रहा हूँ, क्योंकि अब मेरा बाकी का ब्रांड सेट हो गया है, काफ़ी सारी चीज़ें सेट हो गई है, ऑटो पायलट पे बिजनेस चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। मतलब हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किस चीज़ के लिए कौन सा राइट टाइम है। राइट सर। तो वो बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में कि हम लोग ये प्रायोरिटी अपना डिसाइड कर सके कि कौन सा टाइम किसको देना है। थैंक यू सो मच सर। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। आपने इतने सारे नॉलेज आपने दिए हैं यूट्यूब वीडियोज़ पर, माइंडसेट से हो गया, गोल सेटिंग से हो गया, इतनी सारी चीज़ें, क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं, लेकिन टाइम को ध्यान में रखते हुए थैंक यू सो मच सर, आपने इतना वैल्यूबल टाइम मुझे दिया। एंड अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करना मत भूलिएगा। एंड BSR सर के चैनल पर जाइए, आपको हर एक
चीज़ों से रिलेटेड डिटेल में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच सर। Thank you, Sapna. Thank you so much for inviting me. Thank you so much, sir. Thanks. Bye.